हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडियन इकोनॉमी के जो सीबीएसई के अंदर जरूर आते हैं। अगर आपने ये सारे फैक्ट्स कर लिए तो आपके इंडियन इकोनॉमी के कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में बात करें तो पहला है आपका फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट विके आर वी राव। जस्ट ए सेकेंड। फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट किसने किया था? तो फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट हमारे किसका? पर कैपिटा इनकम का विके आर वी राव ने किया था। और कब किया था? ये 1931-32 ईयर के लिए पर कैपिटा का कैलकुलेशन की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका कि पर कैपिटा इनकम कितनी थी 1947-48 इंडिपेंडेंस के टाइम पे पर कैपिटा इनकम कितनी थी? तो 230 रुपये पर कैपिटा इनकम थी, 230। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी के अंदर? अगर हम बात करें जीडीपी क्या है, तो एक कंट्री एक साल में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो उस कंट्री की जीडीपी कहलाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जी? एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 58.7 और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना है? 11.8%। अगर हम बात करें कि जो जमींदारी सिस्टम है वो कब आया था, तो जमींदारी सिस्टम 1793 के अंदर हमारा आया था। अगर हम बात करें कि स्यूज कैनल की ओपनिंग कब हुई थी, ये भी सीबीएसई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। 1869 में स्यूज कैनल की ओपनिंग हुई थी। अगर हम बात करें कि रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी 1853 में, लेकिन पहली इंडियन पैसेंजर ट्रेन चली थी 1853 के अंदर। ये भी एग्जैक्ट डेट याद कर लेना, 16 अप्रैल 1853 के अंदर चली थी और बॉम्बे टू ठाणे चली थी 34 किलोमीटर। फिर है इंडिया के अंदर पोस्टल सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो 1837 के अंदर पोस्टल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई थी। अगर हम बोलें कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हमारा 1921 है, क्योंकि 1921 के बाद कभी भी इंडिया की पॉपुलेशन कम नहीं हुई है, तब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अगर हम बात करें कि टाटा कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये 1907 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और ये किसने की थी? सर डोराबजे ने की थी। अगर हम बात करें टाटा एंड सन इस्टेब्लिश पहली एयरलाइन कौन सी थी, तो टाटा एंड सन इस्टेब्लिश हुई थी। जो टाटा एयरलाइंस हैं वो 1932 के अंदर आई थी, जो पहली हमारी रेलवे लाइन थी। अगर हम बात करें कि बंगाल में फेमाइन कब आया था, तो बंगाल में फेमाइन 1943 के अंदर आया था और जिसके अंदर 30 लाख पीपल की डेथ हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के फेमाइन में कितने लोगों की डेथ हुई थी, तो 30 लाख पीपल्स की डेथ हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे चैप्टर नंबर 1 के। तो चलिए आगे हम जानते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हेलो स्टूडेंट, तो आगे हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी इंडियन प्लानिंग का आर्ट अटैक है वो कौन है जी? प्रशांत चंद्रा मनबोलिस को माना जाता है। तो फादर ऑफ स्टैटिक्स भी इन्हीं को बोला जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन कब आया था, तो इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 के अंदर आया था। यही प्लानिंग कमीशन में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था जी? 1 अप्रैल 1951 के अंदर आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। अगर बात की जाए एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब हुई थी, तो ये 6 अगस्त 1952 के अंदर हुई थी। अगर हम बात करें कि टोटल कितने प्लान आए थे, तो टोटल प्लान आए थे 12 और ये 12th प्लान आया था आपका 1 अप्रैल 2012 के अंदर। 5 ईयर प्लान थे तो ये एंड होना था 2017 के अंदर, लेकिन उससे पहले ही नीति आयोग आ गया था, यानी कि जो हमारा इंडियन प्लानिंग कमीशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया, नीति आयोग रखा गया और यह आया था 1 जनवरी 2015 के अंदर। और नीति आयोग के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अब हमारे कौन है नीति आयोग के चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जब आपका इंडियन प्लानिंग कमीशन आया था तो उस टाइम पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आगे हम जानते हैं क्वेश्चन चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। चलिए आगे हम जानते हैं चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो इंडियन
ग्रीन रिवोल्यूशन आपका आया था 1967-68 के अंदर, 2 फेजेस के अंदर आया था। फर्स्ट फेज में ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, लेकिन सेकंड फेज में ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं आपके MS स्वामीनाथन। अगर हम बात करें द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंटरप्राइज CACP कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1965 के अंदर हुआ था। इसके अंडर ही मिनिमम प्राइस को डिसाइड किया जाता है और जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग से रिगार्डिंग हो गया या फिर उनको डेवलप कैसे करना है, वो स्ट्रेटेजीज यहीं पे अपनाई जाती हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 के अंदर, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया था। एक है आपकी शेड्यूल A, सेकंड है शेड्यूल B, थर्ड है शेड्यूल C। अगर हम शेड्यूल A की बात करें तो इसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर थी। शेड्यूल B के अंदर 12 इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर थी, लेकिन मोनोपोली गवर्नमेंट की, यानी कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किसका था, गवर्नमेंट का था। और शेड्यूल C के अंदर रिमेनिंग जितनी भी थी उनका सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, सब प्राइवेट के अंदर थी। MRTP एक्ट आपका 1969 के अंदर आया था। सेम ही आपका फेरा भी 1973 के अंदर आया था। अगर हम बात करें FCI की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब आया था, तो ये आपका 1965 के अंदर आया था। फिर आता है आपकी कर्व कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE का, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कर्व कमेटी क्यों आई थी, तो ये कमेटी स्टेब्लिश की गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। इसका अनदर नेम भी आपका है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। ये 1955 में आई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। जैसा कि हमें पता ही है कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, MNCs कंपनी, वो सिर्फ एजुकेटेड लोगों को जॉब देती है, लेकिन जो आपकी स्मॉल स्केल SSI हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, अनएजुकेटेड लोगों को जॉब प्रोवाइड करती हैं और साथ में ही ये लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स को अडॉप्ट करती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मशीन इंसेंटिव टेक्निक को प्रोवाइड करती हैं और उन्हीं की वजह से आज इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है जहाँ पे कंट्री की तो ग्रोथ हो रही हो लेकिन कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ रहा हो, उसको हम जॉबलेस ग्रोथ बोलेंगे। सेम आपका फ्यूचरलेस होती है ऐसी ग्रोथ जहाँ पे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि फ्यूचर के लिए वो सेव ना हो पाए, उसको फ्यूचरलेस ग्रोथ बोलते हैं। ये हमारे चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे। तो आगे हम जानते हैं चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। पहला है कि जो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई थी उसके फादर कौन हैं, तो नरसिम्हा राव इनके फादर माने जाते हैं, जो कि हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर थे। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुई थी, तो जुलाई 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई थी। और किसने इंट्रोड्यूस की थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, राइट। बाद में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने। अगर हम बात करें कि RBI हमारा गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया लेकिन आप नोट कर लेना। RBI आया कब था, 1935 के अंदर आया था। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और उसके 4 रीजनल क्वार्टर हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के अंदर है। उसके बाद आता है जी आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब आया था, ये 1992 के अंदर आया था। ऐसे ही हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आपका नवंबर 1992 के अंदर आया था। फिर बात करते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स लाया गया जिसको GST है। ये आया था आपका जुलाई 2017 के अंदर। फिर आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना और ये कब बनी थी, 1995 के अंदर आपकी आई थी। WTO गैट का ही नाम है। WTO से पहले इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने का काम गैट का था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वो कब आई थी, ये 1948 के अंदर आई थी। अगर हम बात करें WTO के कितने मेंबर हैं, तो एट प्रेजेंट में 164 इसके मेंबर है और इंडिया 1995 से ही इसका मेंबर है। और लास्ट मेंबर की बात करें तो अफगानिस्तान इसका लास्ट मेंबर रहा है। गैट को रिप्लेस करके WTO आया था। और गैट आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है कि WTO ने किसको रिप्लेस किया, तो गैट है। और इसके नेम भी पूरा याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड्स, राइट। ये 1948 के अंदर आया था। फिर बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन।
डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? जब करंट करेंसी को सर्कुलेशन से हटा दिया जाता है उसको डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 के अंदर हुआ था। फिर आपका जीएसटी की स्लैब्स कौन कौन सी हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28% आपकी इसकी टैक्स की स्लैब्स रहेंगी। तो चलिए आगे हम जानते हैं चैप्टर 5 के नोट्स।